बिहार में कन्हैया हार्दिक जिग्नेश की हुई एंट्री। युवा तिगड़ी के सहारे कांग्रेस करेगी अब दो दो हाथ। रास्ते में आते हुए एक पत्रकार ने हमको भी पूछा कि आपका स्ट्राइक रेट खराब है। हम बोले कि अगर इस हिसाब से जोड़िएगा तो 40 में से एक सीट पूरे विपक्ष ने मिलकर के जीता है, वो कांग्रेस पार्टी ने जीता। स्ट्राइक रेट का हिसाब कन्हैया के सहारे बचेगा बिहार कांग्रेस का डूबता जहाज। युवा तिगड़ी के बिहार एंट्री के साथ आरजेडी से टूटा नाता। उन्होंने गठबंधन को तोड़ा तो हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी। हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। अब कांग्रेस का हाथ नहीं थामेगा आरजेडी का लालटेन। उन्होंने गठबंधन को तोड़ा तो हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी। हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। 3 तिगाड़ा महागठबंधन का काम बिगाड़ा। तो 3 तिगाड़ा महागठबंधन का काम बिगाड़ा। 90 के दशक के बाद से लगातार कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी पर ही चलती रही है। अब कांग्रेस कह रही है कि साहब बहुत हो गया, आरजेडी की बैसाखी अब नहीं चाहिए। कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी पर अब नहीं चलना चाह रही है। तो सवाल यह है कि क्या अब कांग्रेस आगे अपने दम पर चलेगी, क्योंकि 3 तिगाड़ा और महागठबंधन का काम बिगाड़ा अगर हम कह रहे हैं तो ये वजह इसलिए क्योंकि 3 चेहरों के बूते कांग्रेस अब अकेले दम पर लड़ने की बात कर रही है। तेजस्वी को युवा चेहरा बताकर सीएम उम्मीदवार मानकर उसके पीछे चलने वाली कांग्रेस अब 3 युवा चेहरों के भरोसे अपनी नैया पार कराने की उम्मीद में है। कन्हैया, हार्दिक और जिग्नेश मेवानी इस युवा तिगड़ी के बिहार में एंट्री होते ही बिहार कांग्रेस प्रभारी कहते हैं अब हम अकेले लड़ेंगे। उपचुनाव ही नहीं अगला लोकसभा चुनाव भी। तो कन्हैया भी स्ट्राइक रेट के सवाल पर आरजेडी को आंख दिखाते हैं। रास्ते में आते हुए एक पत्रकार ने हमको भी पूछा कि आपका स्ट्राइक रेट खराब है। हम बोले कि अगर इस हिसाब से जोड़िएगा तो 40 में से एक सीट पूरे विपक्ष ने मिलकर के जीता है, वो कांग्रेस पार्टी ने जीता। स्ट्राइक रेट का हिसाब उनकी बातों में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो क्या है नहीं है, मैं क्या हूँ, ये सब जानते हैं। और चुनाव हमारा सीट पे हम लड़ना हमारा राजनीतिक आवश्यकता है और हम लड़ रहे हैं। और उन्होंने गठबंधन को तोड़ा तो हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी। हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। तो साफ है कांग्रेस का यह दम और दम्भ इन 3 चेहरों के बूते नजर आ रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या ये तिकड़ी, इस तिकड़ी के सहारे बिखरी और टूटी कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? क्या कांग्रेस को अपनी पुरानी जमीन वापस मिल पाएगी? क्या इस उपचुनाव में ही कांग्रेस को जीत मिल सकेगी? रास्ते में आते हुए एक पत्रकार ने हमको भी पूछा कि आपका स्ट्राइक रेट खराब है। हम बोले कि अगर इस हिसाब से जोड़िएगा तो 40 में से एक सीट पूरे विपक्ष ने मिलकर के जीता है, वो कांग्रेस पार्टी ने जीता। स्ट्राइक रेट का हिसाब कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया जब बिहार आए तो आते ही कुछ इस अंदाज में तेजस्वी यादव और आरजेडी को निशाने पर लिया। चुनाव में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट पर आरजेडी बार बार सवाल उठाता रहा है, जिसका जवाब कन्हैया ने अपने भाषण की शुरुआत में ही दी। रास्ते में आते हुए एक पत्रकार ने हमको भी पूछा कि आपका स्ट्राइक रेट खराब है। हम बोले कि अगर इस हिसाब से जोड़िएगा तो 40 में से एक सीट
पूरे विपक्ष ने मिलकर के जीता है, वो कांग्रेस पार्टी ने जीता। आप स्ट्राइक रेट का हिसाब लगाइए। कन्हैया कुमार यही नहीं रुके। हाल ही में आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास पर ड्राइंग रूम वाली राजनीति करने का आरोप लगाते हुए हमला किया था, जिसके जवाब में भी कन्हैया ने करारा पलटवार किया। प्रभार लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उस पार्टी की लुटिया डुबो दें। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि अगर बातचीत हो तो ये भी ध्यान रहना चाहिए, भक्त चरण दास जी आपके कई मुख्यमंत्री थे, लेकिन गिरफ्तारी आडवाणी जी की रथ यात्रा के दौरान बिहार में लालू जी ने की थी। हिम्मत क्यों नहीं थी? जज्बा क्यों नहीं था? तेवर क्यों नहीं था? हम पर टिप्पणी करने से पहले आईना सामने रखिए। और रही बात गठबंधन धर्म की, हमसे ज़्यादा किसी ने नहीं निभाया है। सुख में भी रहे हैं कांग्रेस के साथ, दुख में भी, दुख में ज़्यादा रहे हैं। और अभी गठबंधन धर्म का ध्येय है कि किसी भी प्रकार भाजपा जदयू को शिकस्त देना, और वो हम आपको दे के दिखाएंगे। हाँ, लेकिन इतना आग्रह आपसे पुनः करते हैं, प्रभार लेने से पहले, प्रभारी कहलाने से पहले थोड़ी बहुत यहाँ की समझ रखिए, राजनीति की समझ रखिए। ड्राइंग रूम में बैठ करके ज़मीनी हकीकत आप नहीं समझ पाएंगे। एक पढ़ा लिखा इंसान लठैत की भाषा बोलता है, और हमारे प्रभारी के बारे में उनको मालूम नहीं है कि ये कौन है। ये जो आपके बीच में बैठे हुए इंसान हैं, मैं इनके बारे में आपको बताता हूं कि अगर इनके जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं होते तो हमारे और जिग्नेश जैसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में आने का हिम्मत नहीं होता। और ये जिनके प्रवक्ता इनके खिलाफ बोल रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अपने आका से जाकर के पूछिएगा ड्राइंग रूम में कि भक्त चरण दास कौन है, पूछिएगा उनको कि कौन है। समाजवादी आंदोलन के वीर चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री रहे। कन्हैया के साथ साथ हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी ने भी बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की पूरी कोशिश की। करने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए यहाँ पर आया हूं कि आपके पास 3.5 से 4 साल बचे आने वाले विधानसभा चुनाव में। अगर आज से एक हो जाएंगे, अगर आज से अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, अगर आज से जनहित के लिए रोड पर और विधानसभा में संघर्ष करेंगे, तो मुझे बिल्कुल आपके जोश और उत्साह के साथ ये भरोसा है कि 2025 में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस के साथ आप लोगों का नेतृत्व बनने वाला है। एनर्जी को, आपके जोश को, आपके जज्बे को, आपके स्पिरिट को देखकर यही वो जोश और जज्बा है जो हमारे सामने जो चुनौती है उसको हरा सकता है। चुनौती बहुत बड़ी है। इस मुल्क के संविधान और लोकतंत्र के ऊपर हल्ला बोल कर दिया गया है आरएसएस और भाजपा के द्वारा। चुनौती है कि हर कीमत पर इस मुल्क के लोकतंत्र और संविधान को बचाया जाए। आज अशफाक उल्ला खान की जयंती है। ये मुल्क मोदी और अमित शाह का नहीं, ये मुल्क अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल का मुल्क है। इस विरासत को हम याद करें। आज साथियों, चैलेंज ये है कि हमारे संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र की कल्पना की गई, उस कल्पना को बचाना। हम जब कहते हैं कि संविधान को बचाया जाएगा तो मतलब क्या है? संविधान को बचाने से मतलब है संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र की कल्पना की गई है, उस कल्पना को, उस सोच को, उस विचारधारा को बचाया जाए। शायद युवा तिकड़ी के इस जोश का ही नतीजा है कि कल तक जिस तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित कर आरजेडी के पीछे पीछे कांग्रेस चलने को तैयार थी, उस तेजस्वी और आरजेडी से अलग कांग्रेस उपचुनाव की दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। इसे 3 तिगाड़ा महागठबंधन का काम बिगाड़ा ही कहेंगे कि कन्हैया, हार्दिक और जिग्नेश की युवा तिकड़ी की बिहार में एंट्री होती है और आरजेडी से पूरी तरह नाता तोड़ने का सीधा ऐलान बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास करते हुए अगला लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने का दम भरते हैं। उनकी बातों में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो क्या है, नहीं है, मैं क्या हूँ, ये सब जानते हैं। और चुनाव हमारा सीट पे हम लड़ना हमारा राजनीतिक आवश्यकता है और हम लड़ रहे हैं। और उन्होंने गठबंधन को तोड़ा तो हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी
हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में लड़ेंगे। यानी कांग्रेस को भरोसा है कि इस युवा तिकड़ी के जरिए न सिर्फ वो तेजस्वी की काट ढूंढ चुके हैं, बल्कि कांग्रेस को बिहार में खोई हुई जमीन भी मिल सकती है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? समझने के लिए जरा बिहार कांग्रेस की मौजूदा स्थिति देखिए। पिछले 30 सालों से बिहार में कांग्रेस की जड़ें कमजोर होती गई। बिहार के आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र थे। आरजेडी के सहारे ही अब तक कांग्रेस का वजूद टिका रहा है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव में पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली। फरवरी 2005 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 10 सीटें मिली थी। 2010 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 4 सीटें मिली थी। 2015 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 27 सीटें मिली, लेकिन 2015 में नीतीश और लालू के साथ होने का कांग्रेस को फायदा मिला था। 2020 विधानसभा चुनाव में 70 में से सिर्फ 19 सीटें ही कांग्रेस जीत सकी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 1 सीट मिली। साफ है बिहार में बहुत कठिन है डगर कांग्रेस की, जिसे पार करने के लिए कांग्रेस को अब युवा तिकड़ी पर भरोसा है। जिस भरोसे की अग्नि परीक्षा 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में होगी और 2 नवंबर को आने वाले इस परीक्षा के नतीजे तय करेंगे कि इस युवा तिकड़ी में कांग्रेस के डूबते जहाज को बचाने का कितना दम है। पटना से अवनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इन सबके बीच एक अजीब स्थिति ये भी है कि तेजस्वी यादव हर चुनाव प्रचार में इन दिनों कह रहे हैं कि 2 सीटें, उपचुनाव की 2 सीटें जिता दीजिए, खेला हो जाएगा। यानी सरकार वो पलट देंगे, सरकार बदल देंगे। लेकिन यहां पर सवाल है कि अब कांग्रेस ने तो सीधे कह दिया कि साहब आपके साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। अब तो उपचुनाव छोड़िए, लोकसभा चुनाव तक हम अकेले जाएंगे, अकेले लड़ेंगे। और 3 तिकड़ी युवा चेहरे उतर गए। कन्हैया ने सीधे आरजेडी पर हमला बोल दिया, तो अब तल्ख रिश्ता। कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं, तो कैसे ये खेला होगा? या फिर अंदर अंदर कुछ लूरा कुश्ती और अंदर अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर बाहर कुछ और? ये खेला होगा कैसे, जरा समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं। और सबसे पहले समझिए कि बिहार विधानसभा का गणित क्या है। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें और मौजूदा स्थिति यह है कि आरजेडी के पास 75, बीजेपी के 74, जेडीयू के 43, कांग्रेस के 19, वामपंथी पार्टियों के 16, एआईएमआईएम के 5, हम पार्टी के 4, वीआईपी के 4 और 1 निर्दलीय विधायक हैं। 2 खाली सीटों के लिए उपचुनाव होने वाला है, जिसके लिए जोर आजमाइश का दौर जारी है। अब सरकार बनाने के लिए बिहार में 122 विधायकों की जरूरत है। बहुमत का आंकड़ा 122 है। इनमें बीजेपी के 74, जेडीयू के 43, हम के 4, वीआईपी के 4 और 1 निर्दलीय विधायकों के बूते। एनडीए के पास 126 विधायक हैं, यानी जरूरी बहुमत से एनडीए के पास 4 विधायक ज्यादा है। अब महागठबंधन की स्थिति देख लीजिए, जहां कांग्रेस अब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी सियासत में हो सकता है तो आरजेडी के 75, कांग्रेस के 19, वामपंथी पार्टियों के 16 विधायकों के बूते। महागठबंधन के पास 110 विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस के 19 अब माइनस अगर हम कर देते हैं तो वो भी कम हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आरजेडी का दावा है कि उपचुनाव में आरजेडी को 2 सीटें मिलती हैं, तो ये संख्या 112 फिर भी हो सकती है। 110 अगर हम कांग्रेस के 19 मान भी ले तो। चलिए एआईएमआईएम के 5 विधायकों को भी जोड़ दीजिए तो संख्या 117 ही होती है। तो जरूरी बहुमत 122 से 5 कम है। पहले ही कांग्रेस के 19 विधायक कम, 2 सीटें जीत भी लेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो खेला करना बहुत मुश्किल है। अब सवाल है कि तेजस्वी किस आधार पर दावा कर रहे हैं और कांग्रेस अब अलग राह पकड़ चुकी है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि उपचुनाव में नतीजों के आधार पर फिर कांग्रेस आ जाएगी? लेकिन एनडीए की स्थिति जस की तस रहेगी। उपचुनाव में आरजेडी को 2 सीटों पर जीत मिलती है तो संख्या 112 होती है। इसमें जेडीयू अगर जीता है तो जेडीयू अगर 2 सीटों पर जीता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि एनडीए और मजबूत होगा। संख्या जो 126 है वो 128 हो जाएगी, बहुमत से 6 ज्यादा, और सरकार बहुत मजबूती से रहेगी। शायद यही वजह है कि दानिश रिजवान कहते हैं, हम पार्टी के प्रवक्ता, कि क्या ये नौटंकी चल रही है कि कहीं तेजस्वी यादव खेला की बात कर रहे हैं और कांग्रेस कह रहे हैं कि अब हम आरजेडी के साथ हैं नहीं, आरजेडी के कांग्रेस के 19 विधायक अब नहीं है, तो फिर किस तरह से खेला की बात हो रही है? या फिर दोनों दल नौटंकी कर रहे हैं? वाकई सवाल है।
देखिए, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी उपचुनाव के हर चुनावी सभा में जाकर कह रहे हैं कि दोनों उपचुनाव की सीट हम जीतेंगे तो बिहार में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में लोकसभा का जो बिहार में चुनाव होगा उसमें 40 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? मतलब बिहार की जनता को महागठबंधन के नेता राहुल गांधी समझते हैं। इनको ये बताना चाहिए कि जब कांग्रेस आपके साथ गठबंधन में है ही नहीं तो कहां से लाइएगा 122 सीट और कहां से बना लीजिएगा सरकार हवा में। वैसे सियासत में कहा जाता है दोस्त और दुश्मन कोई स्थायी नहीं होता, तो अभी शायद फिर कांग्रेस आरजेडी में दुश्मनी, फिर नतीजों के आधार पर, समीकरण के आधार पर दोस्ती हो जाएगी। ये सियासत है और बिहार की सियासत खासतौर पर। आप देख रहे हैं बात सपाट, लौटते हैं बस थोड़ी देर में, बताएंगे मंत्रियों के बंगले के बारे में। झारखंड में मंत्रियों का आलीशान बंगला बन रहा है। 70 करोड़ में 11 बंगला, वॉलीबॉल कोर्ट से लेकर खेल के मैदान तक सब कुछ होगा उस झारखंड में जहां गरीब आदिवासी भी रहते हैं। करीब 7 करोड़ में 6 से 7 करोड़ में एक बंगला, करीब 6 से 7 करोड़ में एक बंगला बनेगा झारखंड में। जी हाँ, बात उन मंत्रियों के बंगलों की करते हैं जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। झारखंड सरकार के 11 कैबिनेट मंत्री अब आवास स्मार्ट सिटी परिसर के बड़े बड़े बंगले में रहेंगे। करीब 70 करोड़ की लागत से 11 बंगले बनाए जाएंगे और ये स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में चिन्हित किया गया है। स्मार्ट सिटी की 10 एकड़ जमीन पर मंत्रियों के लिए बंगले बनेंगे और मंत्रियों के बंगले के निर्माण की स्वीकृति कैबिनेट ने दी थी। वहीं राज्य के मंत्रियों के लिए बंगला बनाने के फैसले पर सियासत भी तेज हो गई है। एक और जहां जेएमएम और सहयोगी सरकार के इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं, वहीं विपक्ष उसे मुद्दा बनाकर सरकार पर हमला बोल रहा है। जेएमएम और कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया। राज्य गठन के 20 सालों के बाद भी राज्य के मंत्रियों को भाड़े के मकान में रहना पड़ता था। ऐसे में सरकार ने उनके लिए बंगला बनाने का फैसला लेकर मंत्रियों को और सरकार को सम्मान देने की कोशिश की है। वहीं सत्ताधारी दल ने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया और कहा कि ज्यादातर समय बीजेपी का शासन रहा, लेकिन बीजेपी के शासन के दौरान मंत्री और अधिकारी सरकारी पैसे से हाथी उड़ाया करते थे और विदेशों की सैर किया करते थे। हेमंत सरकार ने मंत्रियों की सुनी। हेमंत सोरेन सरकार हर मुद्दे पे फंड की कमी का रोना रोती है, तो वहीं दूसरी ओर उसने अपने 11 मंत्रियों के लिए 11 बंगले के लिए 70 करोड़ रुपए आवंटित करके अपनी सोच दिखा दी है। और ये सारे बंगले जो है ये 5 स्टार सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे और इसमें विलासिता के सारे साधन उपलब्ध होंगे। देखिए, कल के कैबिनेट में माननीय मंत्रियों के लिए आवास निर्माण का निर्णय इसलिए सही है कि 20 वर्षों में आज तक विधानसभा या माननीयों के लिए कोई एक फैसले तो हुए नहीं। इस सरकार को जो विरासत में मिली है उसको आगे बढ़ाते हुए अन्य कार्यों की तरह मनरेगा मजदूरी जो केंद्र सरकार ने गोवा और तमिलनाडु में 325 रुपये निर्धारित किए और झारखंड में 200 रुपये, सरकार सब कामों को आगे बढ़ा रही है। विरासत में माननीय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को खाली खजाना मिला, लेकिन कुशल प्रबंधन, कुशल वित्तीय प्रबंधन के बदौलत केंद्र सरकार हमें कोई मदद नहीं करती, उल्टा हमें परेशान करने का काम करती है। उसके बावजूद अगर हम मंत्रियों के लिए बंगले बनवा रहे हैं तो ये। चलिए, सियासत से हटकर आप जरा उन बंगलों की खासियत के बारे में जान लीजिए। जो बंगला बनेगा वो कैसा होगा। आलीशान बंगला बनेगा 70 करोड़ में मंत्रियों के लिए। और इस बंगले में क्या क्या होगा, जो परिसर होगा उसमें मेन एंट्रेंस, पार्किंग, एंट्रेंस प्लाजा, नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, क्लब हाउस, वॉलीबॉल कोर्ट, लॉन, बच्चों के खेल का मैदान होगा, बैरक और सर्विस एंट्री होगा। एक हिस्सा रेजिडेंशियल ब्लॉक होगा और दूसरा हिस्सा एनेक्स ब्लॉक होगा। रेजिडेंशियल ब्लॉक G1 कैटेगरी के होंगे जिसमें बालकनी और ओपन टेरिस होगा। एनेक्स ब्लॉक में ऑफिस ब्लॉक, सर्वेंट ब्लॉक और गैरेज होंगे। क्लब हाउस भी G1 कैटेगरी का होगा। मंत्रियों के सभी 11 बंगलों का क्षेत्रफल एरिया 16,321 स्क्वायर फीट का होगा। रेसिडेंशियल ब्लॉक के फर्स्ट फ्लोर पर एंट्रेंस गैलरी, ड्राइंग रूम, लॉबी, गेस्ट रूम विथ टॉयलेट, मास्टर बेडरूम स्वीट, डाइनिंग एरिया, यूटिलिटी एरिया, किचन विथ ग्रोसरी, फैमिली लाउंज, मंत्री का रेसिडेंशियल चैम्बर,
मंत्री का इनर ऑफिस और केयर टेकर का ऑफिस और रहने की जगह। अब इतना कमरा, इतने चीजों के बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा। पहले तल्ले पर होगा फैमिली लाउंज, मास्टर बेडरूम, चिल्ड्रंस बेडरूम, पैंट्री, मल्टीपर्पज स्टोर, पूजा रूम, ओपन टेरिस और बालकनी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महामहिम राष्ट्रपति बिहार दौरे पर आए थे और 3 दिवसीय बिहार दौरा खत्म हो गया। दिल्ली लौट चुके हैं, लेकिन बिहार दौरे के आखिरी दिन अलग अलग जगहों पर गए और अलग अलग अंदाज भी उनका दिखा। राष्ट्रपति सबसे पहले पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारा में मत्था टेका। उसके बाद उनका काफिला हनुमान मंदिर गया। हनुमान मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद बुद्ध स्मृति पार्क गए। पार्क में घूमने के बाद राष्ट्रपति खादी मॉल पहुंचे, जहां बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने स्वागत किया और खादी मॉल में महामहिम राष्ट्रपति ने शॉपिंग भी की और उसके बाद वो दिल्ली रवाना हो गए। और इस दौरान राष्ट्रपति का एक खास अंदाज भी दिखा। पटना के मशहूर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुद्ध स्मृति पार्क पहुंचे और इसी दौरान वहां लोग खड़े थे जो महामहिम की एक झलक पाने के लिए बेताब थे और उसे निराश नहीं किया। उन लोगों को राष्ट्रपति ने निराश नहीं किया। और जरा देखिए इन तस्वीरों को, कैसे राष्ट्रपति गाड़ी से उतरकर, देखिए गाड़ी से उतरकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। और महामहिम राष्ट्रपति जब खादी मॉल पहुंचे और जब वो अपने लिए कुर्ता पैजामा का कपड़ा खरीद रहे थे, जी हां, शॉपिंग की और कुर्ता पैजामा का कपड़ा खरीदा, उस समय उन्होंने कुर्ता पैजामा का कपड़ा दिखाने वाले सेल्समैन काफी नर्वस हो गए थे। सेल्समैन का कहना था कि महामहिम इतनी सादगी के साथ उनसे बातचीत कर रहे थे कि कुछ देर के लिए तो पता ही नहीं चला कि वो भारत के राष्ट्रपति हैं। महामहिम की पत्नी ने खादी मॉल से सिल्क की 2 साड़ियों की खरीदारी भी की। बताएंगे कि महामहिम राष्ट्रपति ने इसी स्टॉल पर आए थे, उन्होंने कपड़े को देखा और यहाँ से अपने लिए उन्होंने कुछ कपड़ा खरीदा है। महामहिम की पत्नी तो खरीदा ही, महामहिम राष्ट्रपति ने खुद कपड़ा खरीदा है। हमारे साथ यहाँ 3 यहाँ के जो सेल्स पर्सन मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार। महामहिम आए थे? हाँ आए थे। तो क्या मैंने किस तरीके से उन्होंने देखा, उनको क्या पसंद था? व्हाइट कुर्ता के लिए लिए हैं, कुर्ता पजामा के लिए कपड़ा लिए हैं, 3 कुर्ता और 2 पजामा के लिए कपड़ा लिया। कितना का है वो 200 रुपये मीटर के लगभग है। उसमें 30% डिस्काउंट अभी चल रहा है, वो हम लोग दिए उनको। जब आए थे तो कैसा लगा? आए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अंदर से फील हुआ, अच्छा प्राउडी फील हुआ कि आज राष्ट्रपति हम लोग के सामने हैं, खड़ा थे, हम लोग बात किए और बहुत फ्रेंडली बात की हम लोग। बहुत फ्रेंडली बात की जी। माने आपको लगा नहीं रहा था कि नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, मतलब एक होता है ना फ्रेंडली, मतलब पूछ रहे थे कि कहाँ से ये बन के आया, क्या प्रोडक्ट है, वो सब हम लोगों को जानकारी भी दी है। आपकी धड़कन बढ़ गई थी, पता चला? थोड़ा तो नर्वस हो, थोड़ा सा सर नर्वस तो सर होना ही, पर सर सामने में सर राष्ट्रपति रहेंगे, सर थोड़ा यहाँ पे सर बात करेंगे तो सर तो थोड़ा सा व्यवहार से हम लोग को थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। फिर नर्वस की जो पत्नी है और जो बेटी है सविता कोविंद ने, जो उनकी पत्नी है, उन्होंने यहाँ से 2 साड़ियाँ खरीदी। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने क्या क्या खरीदी है, कितना दाम था साड़ी का। क्या नाम है आपका? आरती देवी। क्या माने मैडम आई थी, क्या क्या किस तरह का मैडम ने कपड़ा देखा है? सिल्क में। तो आप लोगों ने दिखाया था? हाँ। कई साड़ी खरीदी होंगी? 2 साड़ी। हमारे साथ दूसरी भी हैं सेल्समैन जो उन्होंने दिखाया, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? करिश्मा कुमारी। अच्छा बताइए, मैडम आई थी, क्या क्या कपड़ा मैडम ने देखा, उनकी क्या चाहत थी? सिल्क साड़ी उनकी चाहत थी, सिल्क साड़ी वो खरीदे गए। 2 साड़ी वो उन्होंने खरीदी है, प्रिंटेड सिल्क में खरीदी है, मलवारी प्रिंट। तो महामहिम राष्ट्रपति का यही अंदाज लोगों का दिल जीतता है और लोग उनके करीब आते हैं, खासतौर पर बिहार से जुड़ाव। इस बार उन्होंने बताया कि बिहारी राष्ट्रपति कहलाने पर उन्हें गदगद महसूस होता है। चलिए आज इसी के साथ बात सपाट में बस इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कशिश न्यूज के साथ बने रहिए तमाम खबरों की।